हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन। आज का ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम जानेंगे कि पशुओं को कौन कौन सा आहार देना चाहिए, कितना आहार देना चाहिए, किस उम्र में कितना आहार दाना है वो देना चाहिए। ठीक है, सूखा चारा कितना देना चाहिए, और ए और साइलेज कैसे बनते हैं। ठीक है, और ए और साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, कैसे बनते हैं, इनके बनाने की विधियां क्या होती हैं। जितने भी जो मतलब मेनली मोस्टली हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पशु आहार को लेकर है, चारा संरक्षण एवं पशु आहार को लेकर उसके बारे में हम डिटेल में मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो चीज़ें हमारे जो एग्जाम के दृष्टि से अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब तक शेयर करें। ठीक है, आप रेगुलर अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहिए अगर आईसीआर 2023 में कुछ अच्छा करना है तो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जितनी भी जो भी क्लासें देख रहे हैं उनके नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि नोट्स आपको आगे पढ़ने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ठीक है, नोट्स से आप पढ़ोगे और एक बार हाथ से लिखकर कोई चीज़, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार कोई चीज़ होती है ना उसे हाथ से लिखा करो, क्योंकि दूसरों के नोट्स और मतलब ऐसे नहीं आपको कहीं मिल गए आपने पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं होता है। जो मैं आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट कलेक्ट करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ और मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरे के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है। ठीक है, तो आपको आईसीआर तक रेगुलर बढ़ना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, और हमेशा जुड़े रहो, ऐसे नहीं आज क्लास देख ली कल मत नहीं देगी। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर किया करो। ठीक है, आप जितना ज़्यादा देखोगे अच्छे से तो हमें भी पढ़ाने का इंटरेस्ट आएगा। बाकी यार इतने देखते हो तो फिर वो ऐसे मन नहीं करता पढ़ाने का। ठीक है, सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखो, आज का जो हमारा आज का टॉपिक है वो चारा संरक्षण एवं पशु आहार। देखो, गायों को सामान्यतः 2.5 केजी शुष्क पदार्थ यानी कि ड्राई मैटर होते हैं, वो 100 केजी शरीर भार पर प्रतिदिन देते हैं। अब देखो मेरी बात को समझना, ये जो मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब है कि आपको यहाँ से बेसिक चीजें पता चलेगी कितना आहार देना चाहिए। उसके बाद में हम हे और साइलेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके पहले लिखे हैं। ठीक है, भैंस को 3 केजी शुष्क पदार्थ 100 केजी शरीर भार पर देना चाहिए। यानी कि आप सीधी बात समझो कि किसी भैंस का वजन 300 केजी है। ठीक है, तो उसको कितना दाना देना चाहिए, मतलब शुष्क पदार्थ कितना देना चाहिए, 9 केजी। ठीक है, उसी प्रकार किसी गाय का वजन 300 केजी है तो उसको कितना देना चाहिए, 7.5। ठीक है, और उनको 9 केजी, मतलब 300 केजी पर डबल ट्रिपल हो जाएगा ना भाई, 3 3 9 केजी। ठीक है ना। अब औसत बच्चा बेल सांड, ठीक है, उनको 2.5 केजी शुष्क 100 केजी शरीर, मतलब वही 7.5। अगर 300 केजी उनका वजन है, कम वजन है, तो उनके हिसाब से डिपेंड करता है कि एनिमल्स का वेट क्या है। ठीक है, उसके बाद में देखो, पशुओं को दिया जाने वाला कुल आहार शुष्क पदार्थ में 2/3 भाग चारे रफेज के रूप में, और चारे में 2/3 भाग सूखा चारा, वह 1/3 भाग हरा चारा एवं 1/3 भाग रातब के रूप में दिया जाता। मतलब जो दाने होते हैं ना, दाने वाला, हम जो पशुओं को बाजरा है, गेहूं है, या फिर अदर्स के फेडी वगैरह इनके होते हैं, दाने खिलाते हैं, या अदर्स जो मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट देता, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की प्रॉपर रूप से उसमें मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, रातब बोल सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी वर्ड है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अगर पशु को आप दाना देते हैं तो उसमें 2/3 भाग तो सूखा भाग होना चाहिए। यानी कि भाई आप अगर पशु को एक दिन में 10 केजी मतलब ये आहार देते हैं तो उनमें से आपको लगभग 6 केजी के समथिंग क्या करना चाहिए, सूखा चारा देना चाहिए, और 3 केजी के समथिंग हरा चारा आपको उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो आधा किलो या किलो भर तो आप मान के चलो उनको रातब भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, ये एडवांस जो दाने होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, सूखे हुए हरे चारे का अनुपात 3:1 होना चाहिए। अब देखो, यानी कि 75% क्या होना चाहिए, सूखा चारा, और 25% हरा चारा चारा तो होना ही चाहिए। लेकिन आप मतलब 2/3 पार्ट देते हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एनिमल्स को मोस्टली आप अच्छा दूध देना चाहते हैं ना, तो उनके लिए आपको हरे चारे पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पशु को हरा चारा खिलाते हैं तो
उनको हर न्यूट्रेंट है वो प्रोवाइड हो जाता। आप भाई ये खुद भी हरी सब्जी खाते हो तो उनसे आपके बॉडी को क्या क्या न्यूट्रेंट मिलते हैं, उन्हीं प्रकार पशुओं को आप खिलाते हो तो उनको अच्छे न्यूट्रेंट मिलते हैं, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो जल्द हो मतलब अधिक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई ना, थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह तेज किया था, ब्राइटनेस। अब देखो अगला है कि पशुओं को रातब में 17% पाचीय प्रोटीन यानी कि जिसे डीसीपी और 7% कुल पाचीय पदार्थ टीडीएन कहते हैं। ठीक है, अब टीडीएन क्या होता है? टीडीएन का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, टोटल मतलब पशु कितना पचा सकता है, जो आप दाना देते हैं उनके बारे में पचा पाचीय पदार्थ कहते हैं जैसे। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना या फिर मैं आगे बताऊंगा जब तो उनमें बता दूंगा। ठीक है, अब देखो दुग्ध उत्पादन के लिए गाय को 1 kg रातब, 3 kg दूध उत्पादन पर व भैंस को 2.5 kg दूध उत्पादन पर 1 kg रातब देना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 kg व भैंस को 1.5 kg रातब देना चाहिए। दुधारू गाय को 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। मूंगफली की खली में अधिक नाइट्रोजन के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर एनिमल्स होते हैं उन्हें मूंगफली की जो खली आती है वो खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि एनिमल्स को नाइट्रोजन की पूर्ति करवाता है। मूंगफली की खली में आपको पता होगा कि 7.29% यानी 7.3 मान सकते हो, 7.3% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, इसीलिए मूंगफली की खली को आप पशु के मतलब आहार के रूप में खिलाते हैं या रातब के रूप में खिला सकते हैं, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन है उनमें आपको हेल्प मिल सकेगी। ठीक है, अब बैलों को 300 kg शरीर भार पर 2 kg भोजन रूपी आहार देते हैं, जबकि भारी कार्य करने वाले बैलों को 2.5 kg 300 kg बॉडी वेट पर देते हैं। तो सांड होते हैं तो सांड खाने का थोड़ा ध्यान ज़्यादा ही रखते हैं, वो आपको ही पता है। ठीक है, बेल वगैरह। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी, आपको थोड़ी मतलब ध्यान में रखनी है। पूछ सकता है कि कोई बेसिकली गायों को कितना आहार देना चाहिए, या दुधारू जो गाय है उनको कितना नमक देना चाहिए, मूंगफली की खली क्यों खिलानी चाहिए, या फिर पशु का जीवन चलाने के लिए हमें कितना आहार उसको देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें मोस्टली पता होनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज़ें है और साइलेज और क्वेश्चंस होता है वो आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा साइलेज में ICAR 2022 के क्वेश्चंस के बारे में भी। सो अभी हम आगे की स्लाइड में जाते हैं। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी झिझक कमेंट कर देना। अब देखो पहले थोड़ा साइलेज के बारे में देखते हैं, फिर इस पर वापस आते हैं। अब देखो यहाँ चीज लिखी है, साइलेज हरे चारे को प्राकृतिक रूप से हवा में या हवा रहित, मतलब हवा में नहीं रखना है, हवा रहित गड्ढे होने चाहिए जहाँ हवा नहीं आई। ठीक है, किण्वन किया मतलब हवा रहित गड्ढे में किण्वन करने की क्रिया द्वारा परिलक्षित या संग्रहित करते हैं, उसे साइलेज कहते हैं। सीधी भाषा में ध्यान रखो कि भाई जो हरा चारा होता है उसे ऐसी जगह पर रखना है जिनको हवा ना मिले, हवा ना मिले उसके बाद में उसको संग्रहित करो। ठीक है, संग्रहित करने के बाद में आप कुछ टाइम बाद पशुओं को अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर के महीने से क्या होता है कि पशु को जब वर्षा का टाइम आता है ना, उस टाइम क्या होता है कि ज़्यादा बारिश वगैरह चलती है तो पशु को मतलब आहार देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या गर्मियों के टाइम में ऐसे हरे चारे की शॉर्टेज रहती है, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं किसान साइलेज बना लेते हैं। ठीक है, साइलेज क्या करते हैं, साइलेज मोस्टली आप एक जमीन के अंदर गड्ढा खोद के बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितना साइलेज बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बाजरा वगैरह ज्वार वगैरह ये जितनी भी होती हैं उनको दूधिया अवस्था में काट दिया जाता है। ठीक है, मिल्किंग स्टेज पर इनको काट दिया जाता है या फूल आने की स्टेज पर भी इनको काट दिया जाता है। ठीक है, जब ये काट देते हैं तो हरा जो चारा होता है उनको चारा कैसे कटिंग करवा के चारा ले लेते हैं। ठीक है, हरा चारा लेने के बाद में इसको क्या करते हैं, एक बंद गड्ढे के अंदर भर देते हैं और कुछ टाइम बाद ये साइलेज बन के तैयार हो जाता है, तो पशुओं को खिलाने लायक हो जाता है। अब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि साइलेज में नमी की मात्रा होती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा होती है वो 60% होती है, और ड्राई मैटर होते हैं वो 35 से 50% होते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा माना जाता है कि 30% तक साइलेज में शुष्क पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 35 से 50 हो तो भी चल जाता है, आप यह 30% ध्यान में रखना। ठीक है ना, ICR किस हिसाब से पूछे
तो अगर आपको इनके नज़दीक मोस्टली ऐसा नहीं देगा, प्रॉपर ऑप्शन नहीं देगा, अगर आपको 40 देगा या तो आप अगर 30 या 40 मिले ना, तो मेरे हिसाब से आपको 30 पर मोस्टली आईसीआर ही करेक्ट मानेगा, क्योंकि उनका थोड़ा उस गूगल साइट वगैरह उनकी कुछ साइटें वगैरह चलती है, ठीक है। आईसीआर की साइट पर ऐसा मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, ये डेटा आप चेंज कर लेना। यहाँ आईसीआर की साइट पर चेक करोगे ना, तो आपको मिलेगा 25 to 30%। लेकिन ये जो कुछ ऐसी बुकें हैं ऑथोरिटीज़ के अनुसार, उसमें आपको 35 to 50% मिलेगा। मेरे हिसाब से ये डेटा चेंज करके आपको 25% से 30% तक कर देना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पीएच भी इस बार जो आईसीआर ने पूछा है, इसके हिसाब से फिर चेंज कर लेना। पीएच इसका लिखा हुआ है 3.5 से 4.2, होता यही है, लेकिन आईसीआर ने इस बार ये नहीं माना। आईसीआर में क्वेश्चन आया था कि साइलेज का पीएच कितना होता है, और करेक्ट आंसर आईसीआर ने माना था 4.2 से 4.5, ठीक है। ये भी ऑप्शन में था, लेकिन ये उसने माना नहीं, ठीक है। तो आप भी ये यहाँ से ऑप्शन या फिर ये पीएच मान वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएच है, शुष्क पदार्थ है, नमी, ये चीज़ें पूछी जाती है। बाकी कचरा आप कितना भी पढ़ो, चीज़ें वो पढ़ो। अब भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको थ्योरी घोटने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ चीज़ों का कंटेंट पकड़ना होता है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पीएच के बारे में ध्यान रखना, और आपको पता होना चाहिए कि साइलेज का पीएच है वो 4.2 से 4.5 होता है। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उपयुक्त फसलें हैं, मक्का है, जवार है, ये जो चीज़ें मैंने, बाजरा भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उनका भी हरा चारा है, वो आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छी साइलेज अधिक कार्बोहाइड्रेट व मुलायम रसील तने युक्त फसलों से बनती है। अब देखो, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। मक्का है, जवार है, बाजरा है, गेहूं है, या फिर धान है, ये जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं उनमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट यानी कि 70 to 80% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जैसे जैसे हम एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे, उस टाइम पढ़ेंगे कि प्रोटीन वाली क्रॉप्स कौन सी होती है, सीरियल्स क्रॉप कौन सी होती है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं, अनाज वाली फसलें, उनमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम अनाज वगैरह जितना भी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए ही खाते हैं, ठीक है। अब देखो, मतलब तना युक्त होना चाहिए, पूरा तना। तना तो आप समझते हैं ना, स्टेम की पूरा होना चाहिए, क्योंकि छोटा वगैरह ऐसा होता चलते नहीं, क्योंकि चारा उनका अच्छे से बनता नहीं है। आहार रहित स्थान पर साइलेज बनाना साइलो कहलाता है, और साइलेज बनाने के लिए फसलों को दूधिया अवस्था में काटते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब फसल दूधिया अवस्था में मिल्किंग स्टेज पे आ जाती है, ठीक है, या फिर फ्लोरिंग स्टेज पर आ जाती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे, उस टाइम फसल को काट लिया जाता है, ठीक है। और ऐसी जगहों पर रख दिया जाता है, गड्ढा खोद के, या फिर आप बाहर ऐसी देख सकते हो बंद कमरा जहाँ बिल्कुल भी हवा ना आए, उसमें आप भर सकते हो और उससे साइलेज तैयार कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग साइलेज तैयार करने के लिए अलग अलग विधियां होती है, ठीक है। साइलेज कम से कम 3 महीने या 12 सप्ताह में बनकर तैयार होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप अक्टूबर, सितंबर या नवंबर तक स्टार्ट करते हो, अक्टूबर में बनाना स्टार्ट करते हो, तो जनवरी फरवरी में आप अच्छे से उनको यूज ले सकते हो या काम ले सकते हो। या फिर आप दिसंबर में बनाते हैं तो फिर मार्च अप्रैल में, उस टाइम गर्मियों के दिनों में अगर चारे की शॉर्टेज आए, चारे की कमी आए ना, उस कंडीशंस में आप साइलेज का यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पशुओं को 1/3 भाग, मैंने आपको बताया था कि 30 या मतलब 25% to 30% तो आपको हरा चारा खिलाना है। तो कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हरा चारा न मिलने की स्थिति में आपका साइलेज अगर पहले से बना रखा है, तो उस स्थिति में आप हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये साइलेज बनाने का उद्देश्य हो गया, ठीक है ना। अब जो कोई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो अगर उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि साइलेज बनाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आप उद्देश्य लिख सकते हैं कि मतलब जिस समय हमारे पास में हरा चारा उपलब्ध ना हो, उस समय हम साइलेज का उपयोग करके पशुओं को हरे चारे की पूर्ति करवा सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि साइलेज तैयार कैसे होता है। सबसे पहले
क्या करते हैं भाई, मैंने बोल दिया कि आप रिप्रोडक्टिव मिल्किंग स्टेज पर क्या करते हैं, वो फसलों को काट दिया, ठीक है। उसके बाद में कुट्टी बनाना, जिसे आप कुत्र वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। यानी कि जो चारा होता है, लंबा लंबा स्टेम होता है, उनको काट लिया जाता है, अलग अलग काट कर भूसा भूसे के रूप में बना दिया जाता है। उसके बाद में गड्ढों में भराई करनी शुरू कर देते हैं, या तो गड्ढा मतलब ऐसी जगहों पर भराई करनी जो बंद होना चाहिए। और हरे चारे का करते हैं ये, ठीक है, सूखे चारे का नहीं करते हैं, ठीक है। सूखे चारे में ये आता जो आगे हमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में फसल को पैरों से दबाते हैं, यानी कि दबाकर भरोगे तो उसमें हवा नहीं रहेगी, और हवा नहीं रहेगी तो साइलेज आपका अच्छे से बनेगा। उसके बाद में पॉलीथीन से ढक देते हैं, ढकने से बिल्कुल भी हवा नहीं जा सकती उसके अंदर। उसके बाद में क्या करते हैं कि तैयार साइलेज ऐसे तैयार नहीं होता, लेकिन 3 से 4 महीने तक आपको उसको बंद रखना पड़ेगा। बंद रखने के बाद में 3 से 4 महीने के बाद में देखोगे तो आपका साइलेज बनकर एकदम तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में आप अपने एनिमल्स को खिला सकते हैं। क्लियर है ना? ये साइलेज में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, वो हमारे पास में है ए का मतलब होता है कि सूखा चारा, साइलेज का मतलब होता है हरा चारा, और ए का मतलब होता है सूखा चारा। आप ध्यान ध्यान में ये रखना है कि हरे चारे को फूल आने वाली अवस्था में काट कर खुली जगह में सुखा कर संग्रहित कर दिया जाता है, जिसे ही ए कहते हैं। लेकिन जब हरे चारे को काट कर हवा रहित, बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, उस स्थिति में बंद करें, उसे क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। लेकिन हे में ऐसा नहीं किया जाता। हे में मतलब करते क्या, मोस्टली फसलों को काट दिया दूधिया अवस्था पर। क्योंकि भाई दूधिया अवस्था पर क्यों काटा जाता है, दूधिया अवस्था पर इसलिए काटा जाता है क्योंकि चारा होता है जो स्वाद अधिक होता है, ठीक है। उस स्थिति में काटने पर, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वगैरह होती है वो भी थोड़ी अधिक रहती है, इसलिए हरे चारे को मिल्किंग स्टेज पर काट दिया जाता है। मिल्किंग स्टेज पर काट पर उसको काफी टाइम तक सुखाया जाता है। कब तक सुखाया जाता है, जब तक अच्छे से ये बनने के लायक, मतलब उसमें क्या है, नमी है ना, 10 से 15% ना रहे, तब तक सुखाया जाता है। और उसके बाद में शुष्क पदार्थ की मात्रा 85 से 90% होती है। उसके लिए रिस्गा है और बरसीम, ये चीजें मोस्टली यूज की जाती है। इनका समय होता है वो 1 से 5 माह में। अच्छी ये बरसीम व रिस्गा से बनती है। आगे एक अलग अलग प्रकार है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि सूखे चारे से हे बनाई जाती है, हरे चारे से साइलेज बनाया जाता है। अब देखो, ये ऐसे आप साइलेज को अलग अलग करके तैयार ले सकते हो, क्योंकि भाई जब हरा चारा होगा उसको दबा दबा कर भरा होगा तो इसी इजी में से तो वो नीचे नहीं आ सकता है ना। अब देखो, ये ऊपर पॉलीथीन वगैरह लगा कर क्या है, तो इसका मतलब है कि उसने ऐसी जगह पर ही इसको बनाया है जहाँ पर हवा ना मिले, ठीक है। उसके बाद में ये अच्छे से ये साइलेज है आपका प्रिपेयर हो गया, और पशुओं को ये इस चारे को आप खिला सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में है ये बनाने के, क्योंकि ये बनाने हेतु चारे में प्रचुर मात्रा में क्रूड होना चाहिए, यानी कि जिससे आप ये बनाते हैं उसमें रेशा वगैरह क्रूड अच्छे से होना चाहिए। दलहनी फसलों के ए में प्रयुक्त देते हैं, जैसे भाई मूंग है, या फिर आपके और है चना वगैरह, ये जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं लेग्यूम है कहते हैं, उनको भी अच्छा माना जाता है ये बनाने के लिए। लेग्यूम है किसे कहते हैं, जैसे रिस्गा है, ब्रसीम है, गंवार है, मटर एक्सेट्रा। विटामिन ए सर्वाधिक, डी सी ई विटामिन भी पर्याप्त होता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि मटर, रिस्गा, ब्रसीम। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बरसीम और मतलब रिजगे का आपको कूल ध्यान रखना है कि रिजगे की जो, वैसे एग्रोनॉमी में फैमिली पढ़ेंगे किसकी कौन कौन सी फैमिली होती है, लेकिन ध्यान रखना है कि रिजके की फैमिली होती है वो लेग्यूम फैमिली होती है। फेबेसी फैमिली भी इसे बोलते हैं, या तो लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी फैमिली आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर है? अब नॉन लेग्यूम है, मतलब जवार है, दूब घास है, नेपियर घास है, सूडान घास है, ये बहुत सारी ऐसी घासें होती हैं, ठीक है, जो आप मतलब क्या होता है कि एनिमल्स को खिलाने के लिए यूज ली जाती है। उनसे भी आप ए को तैयार कर सकते हैं। कैसे? जो मैंने आपको पहले बता दिया कि दूधिया अवस्था पर काट दिया जाता है, उसके बाद में सुखा दिया जाता है। जब इसके अंदर नमी 10 से 15% तक बच जाती है, उस स्थिति में ये इकट्ठा करके एक के रूप में तैयार कर देते हैं, ताकि सूखे चारे की कमी पड़ने पर इसको
आसानी से खिला सकते हैं। मिश्रित ए का मतलब होता है ग्वार प्लस दूब घास को साथ में मिला दिया, सोयाबीन प्लस सूडान घास को मिला दिया, ठीक है। दलहनी फसल मतलब एक तो दलहनी फसल होनी चाहिए साथ में, एक होनी चाहिए अदलहनी फसल, यानी कि चने के साथ में आप ये बाजरा वगैरह ऐसे चारा भी मिला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जई के साथ में आप मटर मिला सकते हैं। अनाज वाले हाई गेहूँ है, जो है, जई है, ज्वार है, ठीक है। मोस्टली ज्वारों की भी जो भूसा होता है उनका भी यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जेईटी लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, सेवण घास का वैज्ञानिक नाम तो सबको याद रखना है। जो जेईटी का एग्जाम देते हैं उनको सेवण घास के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। आज तक ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा एडवांस गया हूं मैं, क्योंकि यहाँ से पूछने के थोड़े चांस है। सेवण घास लेस्यूरस सिंडिकस इसका बॉटनिकल नेम होता है। सेवण घास आप मोस्टली जैसलमेर वगैरह या फिर ऐसी ओरन वगैरह जो पशु जहाँ चरते हैं उस टाइम कुछ ऐसा घास उगा देते हैं बारिश के टाइम में, ठीक है, जिसको क्या करते हैं कि अच्छे से जो घास तैयार हो जाता है और बारिश जाने के बाद में भी हमारे पास में ये बच जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पशुओं को खिला सकते हैं, पशुओं को खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पशुओं का आहार है जो हमेशा चलता रहे, तब फिर वापस बारिश हो जाएगी, फिर घास हो जाएगा, फिर ये सेवण घास लगा दी जाती है, ठीक है। जैसलमेर में पाई जाने वाली मुख्य घास जो पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक वायु अपर्दन को रोकती है। वायु अपर्दन को कैसे रोकती है भाई, देखो आगे हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण के बारे में, उसमें हम देखेंगे कि वायु मतलब मृदा का अपर्दन कैसे होता है। वायु अपर्दन को रोकती है। वायु अपर्दन मृदा अपर्दन को रोकने में भी इनका मोस्टली यूजेस है। कैसे? क्योंकि ये अच्छे से मतलब रहेगी तो वायु को कंट्रोल करेगी ना, ठीक है ना। अच्छा, आप अधिक पेड़ लगाओगे, पेड़ लगाते हो तो आपको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती। उसी प्रकार भाई घास थोड़ी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो ये गैसें तो बाहर छोड़ेगी ना। पौधा चाहे कितना भी बड़ा हो, बड़ा मतलब वो अपने हिसाब से छोड़ सकता है, तो वायु अपर्दन को भी रोक सकती है, ठीक है, ठीक है ना। और वो मृदा अपर्दन को भी रोक सकती है। शुरुआती वृद्धि में 8 से 10% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये चीजें इतनी ध्यान रखनी, मोस्टली आपको याद क्या रखना है कि लेस्यूरस सिंडिकस आपको याद में रखना है। आगे हम बात करते हैं सूखे चारे में यूरिया द्वारा उपचारित करना। अब सूखा चारा होता है उसमें यूरिया से उपचारित करना, उसके बारे में देखना। 2 पॉइंट लिखे हैं कि सूखे चारे की गुणवत्ता और उच्च पोषण मानता को बढ़ाने के लिए यूरिया के 1 से 2% घोल से उपचारित किया जाता है। चारे को यूरिया से उपचारित कर 21 दिन तक ढकते हैं। करना क्या है, मान लो 100 kg का आप बना रहे हो तो 98 kg तक आपको सूखा चारा ले लेना है। उसके बाद में 2 kg यूरिया का घोल बनाकर आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 2 kg प्योर यूरिया लिया, पानी आप उसमें कितना भी डाल सकते हैं, उतना पानी डाल सकते हो कि 100 kg जो चारा है वो हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। उसमें ऐसा क्यों करते हैं, फिर थोड़े टाइम तक छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 20 से 25 दिन ऐसा रखने से उस चारे में पोषकता बढ़ जाती है। आप ऐसा नहीं है कि पशु को खिला रहे हो चारा, आप सोच रहे हो आज थोड़ा दूध ज़्यादा निकालना है, यूरिया का जो पैक आता है उसको खोला, उसमें से यूरिया को बाहर निकाला, और जो पशुओं को जहाँ चारा डालते हैं उसके साथ में पानी में घोल के गए, 1 kg यूरिया ले ली और पशुओं को 1 kg चारा खिला रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा मत करना, ठीक है। फिर मेरे को दोषी बताओगे। मैंने ये लिखा है कि 1 से 2% घोल का उपयोग करते हैं। आप 1 से 2 kg यूरिया लेकर उस पशुओं के जो जहाँ चारा डालते हैं उसमें मत डालना घोल बनाकर, ऐसी गलती मत करना। ये हाथों हाथ यूरिया भी बहुत मतलब अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें अमोनिया होता है, अमोनिया हाथों हाथ रिएक्शन कर लेता है। तो कुछ टाइम तक आप खुला छोड़ देते हैं तो उसका पोषणता में मतलब पौष्टिक आहार होता है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। चारे को यूरिया से उपचारित कर 21 दिन तक रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे मत करना हाथों हाथ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल कर लोगे क्या कि क्योंकि प्रैक्टिकल करने के हमें साइंस वालों की थोड़ी आदत बन जाती है ना, तो आप भी सोच लेते हो क्या। हाँ, प्रैक्टिकल जरूर कर सकते हैं। 100 kg पहले मतलब ये भूसा वगैरह लेना, उसके बाद में आप यूरिया का घोल बनाना, फिर मिलाना, 20-21 दिन उसको यूरिया से उपचारित करके उसको ढकना है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप कर सकते हो, इतना वेट कर सकते हो, तो आप मोस्टली इसी चीज़ों में इंटरेस्ट ले और इनको प्रिपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं। ये साइलेज बनाना भी आप सीख सकते हैं, कोई प्रकार की डरने की यहाँ ज़रूरत है नहीं। ओके, डन। अब हम बात करेंगे
कुछ आहार के बारे में कुछ एक आध क्वेश्चन भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम होता है उनमें अलग अलग दिनों में हुआ था, उनमें पूछा गया था। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अभी 10 मिनट की क्लास और होगी, 10 मिनट में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब देखो चारा, रफेज या फूड। एक तो चारा होता है, एक दाना होता है, एक खाद्य संपूरक जिसमें विटामिन है, खनिज लवण है, वर्दी हार्मोन, एंटीबायोटिक चीजें ऐसी मिलती हैं जो 2 से 3% तक पशुओं को आपको खिलानी चाहिए। ठीक है, आहार में 2 से 3% ऐसा होना चाहिए। कच्चा रेशा होता है चारे में, चारे में कच्चा रेशा होता है वो 18% से अधिक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चारे में कच्चा रेशा 18% से अधिक, दाने में 18% से अधिक, ऐसे थोड़ी हो सकता है, यह मिस्टेक है भाई। ये आप काट के सही करना, क्योंकि मैं, चलो कोई ना, मैंने नीचे क्वेश्चन दे रखा है। क्रूड फाइबर होता है, उसमें क्या होता है कि 18% से कम होता है। लेकिन TDN होता है, मतलब टोटल डाइजेस्टन न्यूट्रेंट, जो होता है वो 60% से कम चारे में होता है, लेकिन दाने में ये 60%, TDN 60% से अधिक होता है। कुल आहार का 2 से 3%, 2/3 भाग, और कुल आहार का 1/3 भाग दाना देना चाहिए। उसके बाद में चारा देना चाहिए। चारे में आप हरा चारा दे सकते हैं, ठीक है, सूखा चारा दे सकते हैं, उसके हिसाब से ध्यान में आपको रखना है। अब सूखा चारा और हरा चारा, मटर है, अरहर है, मूंगफली, गेहूं, जई, भूसा, मक्का, बाजरा, कुल चारे का 3/4 भाग है। नमी है 10 से 15% होती है सूखे चारे में, और शुष्क पदार्थ की मात्रा 80 से 90% तक पाई जाती है। उसके बाद में हरा चारा है, रिजगा है, बरसी में चौला है, गंवार है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जई है, एक्सेट्रा। ठीक है, कुल चारे का 1/4 भाग, नमी 60 से 90% तक। ठीक है, ड्राई मेट्रो होता है उसमें 20 to 30% होता है। ठीक है, उसके बाद में अब देख लेते हैं ये थोड़ा दाना और अतीब के बारे में। प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त 18% से अधिक प्रोटीन होती है, जैसे रक्त है, रक्त चूर्ण है, हड्डी है, मांस चूर्ण है, मछली चूर्ण है, एक्सेट्रा, या फिर खलियां वगैरह होती है उनमें भी। ठीक है, लेकिन खलियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा ध्यान रखना 85 से 90%, जो भी या मात्रा दे रखी है वो अच्छे से आप पॉइंट बनाकर अच्छे से कैसे भी करके याद रखें। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है उसमें 18% से कम प्रोटीन होता है, जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं वो मोस्टली उनका सोर्सेस होता है वो प्रोटीन होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो, गेहूं की चकोर है, सीरा है, यीस्ट है। ठीक है, ये चीजें आपको कार्बोहाइड्रेट युक्त मानी जाती है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पशुओं को चारे के कुल अनुपात का 19 से 21% अम्लीय डिटर्जेंट फाइबर होना चाहिए। ये मैंने बहुत अच्छी जगह से डाटा कलेक्ट करके आपके नोट्स में ऐड किए। ठीक है ना, इसी चीज नहीं है ये। पशु को दिन में 2 kg से कम, मतलब 2 kg कम से कम फाइबर प्रदान करें, कम से कम 2 kg फाइबर प्रदान करें। सूखा चारा, रफेज, नमी 10 से 15%, शुष्क पदार्थ, और 85 से 90% क्या होता है, शुष्क पदार्थ। नमी 10 से 15%, शुष्क पदार्थ 85 से 90%। किसमें, सूखे चारे में। हरे चारे में नमी 60 से 90%, और शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 से 30%, जो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे अलग से डेटा कलेक्ट करके लिखा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट सीयूटी टेस्ट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद को बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन करें। ठीक है, रफेज में क्रूड फाइबर 18% से अधिक होता है, वह कुल पाचीय पदार्थ TDN 60% से कम होता है। राती में क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, और TDN 60% से अधिक होता है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन असत्य है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपके साथ में इसका आंसर बता दूंगा क्या आंसर था। हालांकि कल भी आंसर, हाँ चलो आंसर बता दूंगा कोई ना, लेकिन कल हमारा चैप्टर न्यू स्टार्ट होने वाला है। एक सेकंड, मेरे हिसाब से कल आपका चैप्टर न्यू होने वाला है। ठीक है, चलो कल न्यू करेंगे स्टार्ट। ये बेसिक चीज़ें हो गई है, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बचे हैं
वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं लास्ट क्लास में ही आपको शेयर करूँगा। यानी कि पूरी एनिमल हस्बेंड्री हो गई, तो एनिमल हस्बेंड्री के डेटा लास्ट में आपको डेटा भी शेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि कितना आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कितनी आपकी जो काऊ है, काऊ की संख्या कितनी है, जनरेशन कितनी है, ठीक है, और उसके बाद में भैंसों की संख्या कितनी है, उसके बाद में घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी, ये जिनकी जितनी भी संख्या है उनके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास जब एनिमल हस्बेंड्री की होगी उसमें सब की सब चीज़ें बता दूंगा। डोंट वरी, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।